चलो, तो हेलमिंथ डिसीजेज जो रहता है वो दो टाइप के फाइलम के एनिमल से होता है, क्या? प्लेटी हेलमिंथस और निमेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस और निमेटी हेलमिंथस। तो एस्केरिस कॉज करेगा एस्केरियासिस, ये निमेटी हेलमिंथस का एनिमल है। और टिनियासिस टेप वॉर्म जो रहता है ये प्लेटी हेलमिंथस का एनिमल है। और फाइलेरियासिस जिससे होता है दैट इज बुकेरिया, है ना। और फाइलेरियल वॉर्म बुचेरिया जो रहता है वो कौन से फाइलम का एनिमल है? प्लेटिहेलमिंथस और निमेटिहेलमिंथस। बोलो बोलो, क्यों भाई? आयुषी बोलो, खुशी। सर याद नहीं है। अरे बेटा, 11th का रिवाइज नहीं करते हो क्या आप लोग? खाली टाइम में 11th का रिवाइज किया करो। आप लोग ऐसा मत सोचो कि 12th चल रहा है, आप लोगों को इस साल नीट देना है। आप लोगों का इस साल नीट है। आफ्टर 12th बोर्ड नीट भी आपको देना है। आप लोग ऐसा मत सोचो कि सिर्फ 12th पढ़ना है, आप लोगों को 11th भी साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाना है। चलो, तो वुचेरिया जो रहता है और एस्कैरिस ये दोनों निमेटोड्स हैं। ये दोनों निमेटोड्स हैं, या निमेटी हेलमिंथस का है ये। और उसको एश हेलमिंथस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये आपका प्लेटी हेलमिंथस का है। ये दोनों निमेटी हेलमिंथस और निमेटोड और एश हेलमिंथस का है। क्लियर है ना। अब बात ये आती है कि इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, एस्केरियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है भाई? एजेंट। एजेंट कौन है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? कॉज्ड बाय कौन है? एस्केरिस। ठीक है। और फाइलेरियासिस कॉज्ड बाय बुचेरिया। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद ये कैसे स्प्रेड होगा? स्प्रेड बाय, स्प्रेड बाय कैसे स्प्रेड होगा? कैसे स्प्रेड होगा? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड सॉइल। ठीक है, याद है एक बार मैंने आप लोगों को बताया है। और जैसे आप लोगों का जैसे ज्वाइन होने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, और अगर मैं नहीं देख पाता हूं तो आप लोग क्या किया करो, क्या किया करो? व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो। मैं नहीं देख पाऊंगा, आप में से अगर कोई देखोगे तो फिर मुझे बता दिया करना कि भाई कोई वेटिंग में है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। कई बार मैं नहीं देख पाता हूँ तो काफी देर हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड वाटर एंड सॉइल। जैसे बेटा एस्कैरिस एक से दूसरे में कैसे जाता है कि बोलते हैं ना आप लोग पेट के कीड़े, ये बताया हूँ आप लोगों को, बताया हो कि नहीं बताया हूँ? पेट के कीड़े बोलते हैं, बचपन में आप लोगों को बोला जाता था कि ज्यादा ये नहीं खाओ पेट में कीड़े हो जाएंगे, वो नहीं खाओ पेट में कीड़े हो जाएंगे। तो पेट में जो कीड़े होते हैं वो दो टाइप के, एक ये हो गया, हाँ एक ये हो गया। तो मेनली जो बच्चों में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, कंटेमिनेटेड फूड वाटर के कारण एंड सॉइल के कारण। तो क्या होता है, जैसे इंडिया जैसे देश में, या बहुत सारे जो ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत अच्छा स्वच्छ भारत या स्वच्छ अभियान नहीं होता है, यहाँ तो अभी काफी अच्छा हो गया। बट फिर भी गली मोहल्ले में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को घर के बाहर शौचालय घर में होता नहीं है, या फिर जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो काफी दूर होते हैं, तो घर के छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कहाँ भेजे, है ना। तो क्या करेंगे, सुबह सुबह उनको घर के बाजू में जो नालियां होती है उनमें बैठा दिया जाता है। तो जो भी उनका एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, उनका यूरिनेशन, उनका जो एक्सक्रीट अंडरस्टेट फूड होता है वो उसी नाली में, वो लोग वहीं पर सारा चीज जो भी रहता है करते हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, तो जो नाली और जो आसपास के जो रोड में बैठाते हैं जो इस, है ना, इनके लिए शौचालय के लिए छोटे छोटे बच्चों को, तो वो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, दैट इज फीकल मैटर होता है ना, तो वो उसमें इसके एग होते हैं, किसके भाई? एस्केरियस के एग होते हैं, लार्वा होता है। तो वो एग और लार्वा जो है उस सॉइल में मिल गया या वो नाली के पानी में मिल गया। अब वो नाली का पानी किसी तरीके से अगर
है ना, हमारे घरों में पहुंच गया। जैसे कि आप लोग जानते हो नगर निगम का जो नल होता है वो नालियों से होके आता है ना। कई घरों में अभी भी नालियों के ऊपर से या नाली के अंदर साइड से, ऐसा साइड से आता है, क्योंकि रोड में जगह नहीं है पाइपलाइन, तो क्या करते हैं साइड में ही लाते हैं। ठीक है, तो बारिश वारिश में ये सब गंदगी के बाद नाली वाली का कई बार जो पाइपलाइन होता है फट जाता है, वहां से पानी मिक्स हो जाता है। कई लोग देखो ना, कई एरिया में जॉन्डिस वॉन्डिस होता है, आप लोगों को मालूम है, जॉन्डिस होता है और दुनिया भर की क्या क्या बीमारियां होती हैं, वो इसी कारण होती है कि या तो टंकी का जो पानी है वो गंदा हो गया है, या तो पाइपलाइन फट गया है, उससे गंदा पानी मिक्स हो जा रहा है बरसात, ये सारे कारण होते हैं। तो अब उस सॉइल वगैरह में क्या है, उसके जो एग हैं, लार्वा है वो मिट्टियों में है, इन्फेक्टेड हो गया है ना, नाली के पानी में इन्फेक्ट हो गया है। तो जैसे अब कोई छोटा बच्चा बाहर खेल रहा है, कोई चीज बिस्किट विस्किट गिर गया है जमीन पे, अब वो जमीन पे गिर गया, मतलब उस सॉइल में तो इसके क्या है भैया, एग है। ठीक है, बहुत माइन्यूट से होते हैं। तो अब बिस्किट में या टोस्ट में गिर गया, छोटे बच्चे उसको उठा के खा लिए तो सॉइल के साथ में क्या हो गया, इंजेस्ट हो गया बॉडी में। देन इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो हैच होगा, लार्वा लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और एडल्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके इंटेस्टाइन में काफी ज्यादा वो ग्रो करने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा और ढेर सारा हो जाएगा। ढेर सारा हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी न्यूट्रिशन लेगा बच्चा, वो उसका पैरासाइट इंटेस्टाइन में वो एब्सॉर्ब करेगा, उस फूड को इनटेक करेगा, और वहां पर इंटेस्टाइन में उनकी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। तो इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएंगे पूरा पैरासाइट्स, और इंटेस्टाइन ब्लॉकेज के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, वीकनेस होगा, है ना, और क्या होगा फिर, खाने पीने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि पैरासाइट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, पूरा न्यूट्रिशन खा जा रहा है वो। दूसरा, इंटेस्टाइन को भी कई बार लोग परफोरेट छेद कर देते हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और दूसरे ऑर्गन में चले गए, है ना, तो वो बाकी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं, ये सीवियर केस में होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं सिम्टम्स हैं कि भाई, और एब्डोमिनल पेन होगा, काफी ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं पेट में, एब्डोमेन में, ये सारी चीजें पेट में कीड़े होने के कारण जो होता है वो है ना। अब बचपन में आप लोगों को डराया जाता था मीठा मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं। जमीन में गिर गया है अगर बाहर, उसको उठा के खाते हैं तो चांसेस रहता है कि ये स्प्रेड हो जाता है ना, एक से दूसरे में ऐसे जाता है, तो किसी वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है इस डिसीज को फैलने के लिए। तो ध्यान रखना, वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, एक से दूसरे में वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से पहुंचता है। तो कई बार आता है कि मोनोजेनेटिक पैरासाइट कौन सा है इसमें, तब मुझे बताओ इसमें से मोनोजेनेटिक कौन है, ये। अब इसको दो होस्ट चाहिए, ठीक है, इसको भी दो होस्ट चाहिए लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये एक ही होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट, मतलब ह्यूमन में ही लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक से ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये कैसे फैलेगा, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड सॉइल के थ्रू। समझ आ रहा बात की नहीं समझ आ रहा, क्लियर है ये, यस सर। यस सर। है ना। तो बहुत सारी चीजों से, जैसे मिट्टी में गिरा है कोई चीज है, बहुत सारी चीजों से, है ना। तो ये क्लियर हुआ एस्कैरिस। देन दूसरा आते हैं बेटा फैलेरियासिस। फैलेरियासिस जो रहता है ये भी निमेटोड है ना, बट ये कैसे स्प्रेड होगा, तो कॉज्ड बाय तो मैंने लिख दिया, बट स्प्रेड बाय एजेंट या वेक्टर। तो इसका जो वेक्टर होता है कौन होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ध्यान रखेंगे क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। फैलेरियासिस को और क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, सुने हो नाम, बोलो भाई, सुने हो कि नहीं। यस सर। तो एलिफेंटियासिस और हाथी पांव, तो हाथी पांव कैसे होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। हाथी पांव कैसे होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर जो है कौन सी वैरायटी का, ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखना कौन सा मॉस्किटो। हम लोगों ने मलेरिया जो पढ़ा है वो कौन सी स्पीशीज का पढ़ा है हम लोगों ने, बोलो, मॉस्किटो की कौन सी स्पीशीज का पढ़ा है, फीमेल एनोफिलिस। एनोफिलिस, है ना, ये फीमेल क्यूलेक्स है, ये फीमेल क्यूलेक्स है ना, ध्यान रखेंगे, फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये, है ना। तो ये इसका ये जो वेक्टर है ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है। तो जितने ये वेक्टर्स हैं डिसीज जो फैलाते हैं, वेक्टर्स का नाम एक का नाम जरूर आता है एग्जाम में, चाहे एलिफेंटियासिस हो, चाहे आपका मलेरिया हो,
है ना, चाहे आपका स्लीपिंग सिकनेस हो, ये सारी चीजें आती हैं, है ना। तो एक एक करके आप लोग क्या करना है, इसको कहीं शॉर्ट नोट्स बना के रखना, ठीक है। चलो, ये हो गया, क्लियर है इतना। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या, ठीक है। डिसीज में क्या होता है, डिसीज में क्या होगा कि बेटा ये जो फाइलेरिया है, वॉर्म है, ठीक है, ये जो वुचेरिया है, ये क्या करता है, ये लोअर एब्डोमिनल रीजन से लेकर के लोअर लिम्ब में जितने लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वहां जाकर के ये क्या करता है बेटा, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, ठीक है। तो जितने लिम्फेटिक्स हैं, जैसे भाई लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना, आगे अपन पढ़ेंगे। तो जो लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, कहाँ पर, लोअर एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब, स्पेशली लोअर एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब। तो लोअर एब्डोमेन में आपका जेनेटल ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, और लोअर लिम्ब जो पैर वाला हिस्सा है वहां पर, तो पैर के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, वहां पर ये इकट्ठा होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो लिम्फ नोड में ये काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो लिम्फ नोड का ब्लॉकेज हो जाता है। लिम्फ नोड क्या करता है, कौन बताएगा, लिम्फ नोड क्या है ये, और लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड क्या है, लिम्फेटिक वेसल क्या होता है, बोलो। सर उसमें लिम्फ, प्लाज्मा रहता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है। नहीं बेटा, प्लाज्मा नहीं है। लिम्फ नोड क्या है, तो भाई कौन बताएगा। सर वहाँ पे WBC प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, WBC प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फ क्या होता है, लिम्फ, सर जो ब्लड में से फिल्टर आउट लीक आउट हो जाता है ब्लड वेसल्स में से, वो प्लाज्मा और WBC तो उसमें रहते हैं। प्लाज्मा नहीं रहता बेटा, प्लाज्मा एक अलग चीज है। सर प्लाज्मा, WBC और प्लेटलेट्स सर जो रहते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट नहीं होते बेटा, ये प्लेटलेट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। वो तो लिम्फ नोड हो गया, मैं लिम्फ पूछ रहा हूँ, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है, बता चुका हूँ आप लोगों को, पहले पढ़ाया होगा 11th में। ब्लड दो पार्ट से बनता है, एक प्लाज्मा और एक सर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, ठीक है, ये सेलुलर पार्ट, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल में वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आएगा, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आएगा इसमें, ठीक है, तीन कम। प्लाज्मा मेनली क्या होता है, वाटर होता है, 92% और उसके बाद जो है मेजर क्या होता है इसमें, प्रोटीन्स, ठीक है, आपका ये 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, समझ आया बात। तो ब्लड, ब्लड माइनस कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स, इसको हम प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है, समझ आया। ब्लड माइनस ब्लड सेल या कॉर्पसल, क्या बचेगा, प्लाज्मा, बोलो, समझ आया, ठीक यस। है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये लिम्फ हो जाता है। बट यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको लिम्फ, पूरा का पूरा ब्लड कॉर्पसल्स हटेगा नहीं, है ना, तो इसको मैं और दूसरे तरीके से लिखूंगा, ब्लड माइनस, या फिर ब्लड माइनस मेजर प्रोटीन्स आरबीसी, ठीक है,
प्लस WBC एक्सेप्ट फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट को हटा दो, ठीक है, लिम्फोसाइट को हटा दो, है ना। आरबीसी पूरा का पूरा हट जाएगा, मेजर प्रोटीन पूरा का पूरा हट जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेटलेट। तो कुल मिलाकर के ये लिम्फ में क्या क्या होगा, तो सिंपली अगर देखें लिम्फ में वाटर होगा प्लस लिम्फोसाइट्स होंगे, क्योंकि WBC जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, तो 5 में से एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, ठीक है, 5 में से एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। तो वाटर लिम्फोसाइट्स, वाटर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, प्लस फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स, ठीक है ना। और क्या होगा उसमें, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो लिम्फोसाइट का ही पार्ट होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट का ही पार्ट होता है एंटीबॉडी, प्लस हॉर्मोन्स, मिनरल्स, गैसेस भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिम्फ बनाता है। तो लिम्फ एक्चुअल में टिश्यू फ्लूइड ही होता है ना। जैसे एक ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू है, तो टिश्यू के पास से जो ब्लड गुजरता है, ये ब्लड पास हो रहा है, तो ब्लड से ऊज आउट होता है कुछ लिक्विड, ठीक है, ब्लड से ऊज आउट होता है कुछ लिक्विड, इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, मेनली वाटर होता है, आयंस होंगे, गैसेस होंगे, हॉर्मोन्स होंगे, कुछ केमिकल्स होंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो जो यहाँ जाने वाला मटेरियल है सेल तक, और सेल से ब्लड में आने वाला मटेरियल जो होता है, ये अभी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इम्यूनिटी में ये सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो ब्लड में से जो भी मटेरियल जाता है सेल के पास, और सेल से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट या
ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, तो टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड क्या होता है बेटा? ब्लड का ही ooze आउट एक फ्लूइड है ना, जो कि टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। तो जनरली ये टिश्यू को सराउंड करता है, टिश्यू के आसपास में जो फ्लूइड होते हैं उसी को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो ब्लड से ये निकलता है, एक्चुअल में ये वाटरी फ्लूइड होता है इसमें। अब यहाँ से जो भी मटेरियल निकल रहा है, ऑक्सीजन है ना, न्यूट्रिएंट, वो सब भी यहाँ रहेगा। और सेल से जो मटेरियल निकल रहा है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेल के, वो सब भी इसी में रहेगा। तो जनरली ये सारी चीजें और प्लस कुछ डब्ल्यूबीसी जो निकल सकते हैं यहाँ से, लिम्फोसाइट्स वगैरह हो गए, है ना, और फेगोसाइटिक सेल्स हो गए जो यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये सब बनाते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड कंटिन्यूस बनते रहता है, लेकिन कंटिन्यूसली वहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना बाहर निकलता रहेगा ब्लड, तो यहाँ पर पानी भरता रहेगा। तो पानी अगर भरता रहेगा तब तो बेटा सूजन आ जाएगा बॉडी में। तो इस फ्लूइड को यहाँ से क्या करना रहता है? ड्रेन करना रहता है। ठीक है, इस फ्लूइड को ड्रेन करना है। तो ड्रेन करने के लिए फिर लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं। तो इस टिश्यू के आसपास, इस टिश्यू के आसपास पानी तो कंटिन्यूस भर रहा है, क्योंकि ब्लड तो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। तो जितना ब्लड कंटिन्यूस फ्लो होते रहता है, उसी रेशियो में कंटिन्यूस ब्लड का वाटर बाहर निकलते रहता है, मटेरियल्स निकलते रहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात? ये बनाता है टिश्यू फ्लूइड, और इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, है ना। तो यही टिश्यू फ्लूइड को अब क्या करना है? यहाँ से हमको ड्रेन आउट करना है। यहाँ से हमको ड्रेन आउट करना है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लूइड आ रहा है। ऐसे में तो बेटा पूरे स्किन के टिश्यूज, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के टिश्यूज में पानी भर जाएगा ब्लड का। समझ आ रहा है बात? तो ड्रेन करने के लिए एक पैरेलल सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं बेटा क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा? इस फ्लूइड को यहाँ से बाहर निकालेगा। ठीक है, इस फ्लूइड को यहाँ से बाहर निकालेगा। तो अब जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड इस लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचता है, ये लिम्फ कहलाता है। समझ आ रहा है बात? अब ये लिम्फ कहलाएगा, अब ये लिम्फ कहलाएगा। तो अब आपको एक चीज थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि भैया ये प्लाज्मा नहीं है पूरा, क्योंकि प्लाज्मा में तो ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं और भी दुनिया भर के केमिकल्स होंगे, है ना, हॉर्मोन्स होंगे। तो वो सारी चीजें लिम्फ में नहीं होती है। ठीक है, समझ आ रहा बात, है ना। ब्लड के सेल्स नहीं होते हैं कुछ डब्ल्यूबीसी को छोड़ के। ठीक, समझ आ रहा है बात, है ना। अब पर यहाँ पर अब एक साथी इसको समझा रहा हूँ। सर ये हो गया क्या? ये वाला ये हो गया क्या? ये सर हाँ बोलो। सर आप एक बार फिर से समझा देंगे क्या? मुझे अच्छे से नहीं समझा लिम्फ क्या है। लिम्फ इसीलिए तो मैं समझाया बेटा, ये अलग अलग क्या है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, देखो, ब्लड जब पास होता है, अच्छा मुझे बताओ कि सेल को क्या क्या चाहिए? सेल को क्या क्या चाहिए होता है जिंदा रहने के? कोई भी बॉडी का सेल हो, कोई भी बॉडी का सेल हो, जहां भी ब्लड सप्लाई जाती है, तो क्या क्या चाहिए होता है? बोलो जल्दी बोलो भाई। अरे भाई, सेल को क्या क्या चाहिए? आप जो खाते हो पीते हो, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हो, वो सब सेल को ही तो मिलता है। आप खाना खाते हो, किसके लिए खाते हो? खुद के लिए। खुद मतलब क्या होता है? आप किससे बने हो? आप हर एक सेल का कंपोजिशन हो, हम सभी। तो हम सभी चीज जो भी खाते हैं वो सेल के लिए होता है। तो आप अगर कोई मीठा चीज खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, नमक खा रहे हो, पानी पी रहे हो, हवा ऑक्सीजन ले रहे हो, तो वो सब किसके लिए है? वो सब सेल के लिए होता है। तो ये सब चीजें कौन लेके जाएगा सेल तक? ब्लड लेके जाएगा। तो ब्लड से कैसे जाएगा सेल के पास? कोई भी ब्लड वेसल सेल के अंदर नहीं घुसता है। कोई भी ब्लड वेसल सेल के अंदर नहीं घुसेगा कि पाइप ऐसा स्ट्रॉ होता है ना कि ये ले चल पानी पी ले, ऑक्सीजन ले ले, ऐसा नहीं होता है। वो उसके पास से गुजरेगा। तो कोई भी ब्लड वेसल सेल के साथ फ्यूज नहीं होता है। कोई भी ब्लड वेसल सेल से एकदम कांटेक्ट में नहीं होते हैं, है ना। तो ब्लड वेसल और सेल के बीच में स्पेस होता है, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो भाई अब ब्लड से वाटर जाएगा सेल को पानी चाहिए, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं मेनली वो हमारे हर एक सेल के लिए होता है। तो सेल को पानी चाहिए, तो पानी अब सेल को कैसे मिलेगा? ब्लड वेसल तो दूर है, ब्लड वेसल तो दूर है, ये देखो, ये तो दूर है ब्लड वेसल।
अब कैसे मिलेगा? तो यहाँ से ब्लड वेसल से वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, ये पानी बाहर निकल रहा है, समझ आ रहा है बात? ये वाटर बाहर निकल रहा है, तो बाहर कहाँ निकलेगा? टिश्यू के आसपास के सराउंडिंग एरिया में, उसको क्या बोलते हैं? तो इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं और टिश्यू स्पेस। तो वहां पर ये जो पानी भरेगा, ठीक है, फिर ये वाटर जो रहता है वो सेल के पास जाएगा, ब्लड से ऑक्सीजन जाएगा, कहाँ जाएगा? पहले डायरेक्टली सेल में नहीं कूद जाएगा, ब्लड वेसल से डायरेक्टली जंप नहीं करेगा ऑक्सीजन, वो पहले इस स्पेस में जाएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड से फिर ऑक्सीजन वहां जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्लड में आता है, कैसे आएगा? पहले इंटरस्टिशियल स्पेस दैट इज टिश्यू फ्लूइड में आएगा, वहां से ब्लड में आता है। आप ग्लूकोज खाते हो, ग्लूकोज ले रहे हो, तो ब्लड से ग्लूकोज सेल में कैसे जाएगा? डायरेक्टली नहीं जाएगा, कहां से जाएगा? इसी टिश्यू फ्लूइड से होकर के जाएगा। तो कंटिन्यूअस तो वाटर बाहर निकल रहा है, तो अभी ये वाटर कहाँ जाएगा भैया? अगर बारिश कंटिन्यूअस हो रहा है, रोड में पानी भर रहा है, तो भैया पानी कहाँ जाएगा? या तो आपके घर में घुसेगा या तो नाली से कहीं और जाएगा। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा? यस सर। है ना? तो भैया अब अगर नाली नहीं हुआ, आप लोग देखे होंगे कई ऐसे एरिया होते हैं, न्यूली डेवलप्ड एरिया होते हैं, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड अनप्लान्ड जो कॉलोनीज होती हैं, जो खेत को काट काट के छोटे छोटे प्लॉट्स बना के घर बनाते हैं। तो जब कुछ बड़े से एरिया में जब 8-10 घर होते हैं, तो वहां कोई नाली वाली नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है, वो ऐसी बांस वांस से वायर खींच ली। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग देखे होगे ऐसे एरिया में जहाँ पर नाली वाली नहीं है, बस घर बना हुआ है। तो वहां क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से क्या होगा? जब बारिश होगा तो क्या होगा? टापू बन जाता है वो एरिया में। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो वो घर के आसपास पूरा पानी भर जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं बाकी लोगों को? यस सर। तो बेटा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? घर के आसपास पूरा पानी भर जाएगा। तो वैसे ही ब्लड से तो कंटिन्यूअस वाटर ऊज आउट हो रहा है, प्लाज्मा का वाटर बाहर निकल रहा है, तो इस टिश्यू के आसपास पानी भर जाएगा। तो अब ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ना भाई, ये तो कंटिन्यूअस आउटफ्लो है फ्लूइड का। तो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से आएगा? तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। तो लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक कैपिलरीज में क्या होता है? ये टिश्यू फ्लूइड कंटिन्यूअस ड्रेन होते रहते हैं, कंटिन्यूअस ड्रेन होते रहते हैं। समझ आया? कंटिन्यूअस ड्रेन होगा, तो यहाँ जैसे ये निकलते जाएगा वाटर यहाँ का, वैसे ही ये फ्लूइड इस लिम्फ में ड्रेन होता, मतलब इस लिम्फ में आ जाता है। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल है, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लिम्फ बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ से बन रहा है? तो वो टिश्यू फ्लूइड से ही बन रहा है, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड में क्या होगा? वो सारी चीजें जो सेल में जाएंगी या सेल से निकलेंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सारी चीजें होंगी, प्लस कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी जो ब्लड वेसल से बाहर निकल सकते हैं, स्पेशली फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है, स्पेशली फैगोसाइटिक सेल्स एंड सम लिम्फोसाइट्स। तो ये सब बाहर आ जाएंगे और इस लिम्फेटिक वेसल में चले जाएंगे। जैसे ब्लड वेसल होता है वैसे लिम्फेटिक वेसल भी होता है। अब इस लिम्फेटिक वेसल में जगह जगह पर ऐसे कुछ कुछ चेक पोस्ट लगे हुए होते हैं, ऐसे चेक पोस्ट, क्या बोलते हैं इस चेक पोस्ट को? क्यों भाई खुशी? सर लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स। तो इस चेक पोस्ट को हम बोलते हैं लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, ठीक है। और लिम्फ नोड ऐसी जगहें होती हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई होते हैं, जहां पर लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई करते हैं, एंटीबॉडीज बन सकते हैं, मतलब यहाँ पर माइक्रोब से इंटरेक्शन होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जगह पर लिम्फ नोड्स होते हैं, उसी लिम्फ नोड्स को कई जगह पर टॉन्सिल्स बोला जाता है, ठीक है, कई जगह पर उसी को टॉन्सिल्स बोला जाता है। समझ आ रहा है बात? तो लिम्फ नोड एक प्रकार का चेक पोस्ट होता है, वो चेक करने के लिए कि भैया इसमें कोई माइक्रोब या कोई एंटीजन या कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है जो हमारी बॉडी का नहीं है, जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की तैनाती की जाती है वहां पर, जैसे पुलिस वाले लोग रखते हैं ना पुलिस वालों को चेक पोस्ट में, वैसे ही डब्ल्यूबीसी को, एंटीबॉडीज को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग इंटरेक्ट करते हैं तो अपना मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं, वो लोग अपने आप को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इसी जगह पर। देन दूसरी चीज, अब इस लिम्फ में, इस लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ तो आ गया, मतलब ब्लड से निकला फ्लूइड, ये फ्लूइड ड्रेन होते जा रहा है, ब्लड से निकला फ्लूइड और ये फ्लूइड ड्रेन होते जा रहा है। अभी जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? क्यों भाई, कहाँ जाएगा सिमर?
हर कीर्तन कहाँ जाएगा बेटा? चलो एक छोटा सा जनरल नॉलेज, सी में वाटर होता है, वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर के क्या बनेगा? क्लाउड। बोलो। क्लाउड्स, क्लाउड्स, क्लाउड क्या होते हैं? वेपर्स ऑफ वाटर, वाटर वेपर ही होते हैं। हाँ, क्लाउड इज वाटर वेपर, वाटर इन वेपर फॉर्म्स। अब ये क्लाउड्स आगे जाएंगे, ये क्लाउड्स आगे जाएंगे, क्या होगा? कंडेंस होंगे, क्या होगा? बोलो बारिश होगी। बोलो। बारिश होगी। अभी हो रही है रायपुर में बारिश? आप लोगों के घर से हो रही थी? यस सर। बहुत हो रहा था, हो रहा है। तो ये Yes, ऐसा sir. बारिश हो रहा है। अब ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी कहाँ गया? सो वापस समंदर में। अरे अभी कैसे समंदर में चल देगा जी? रिवर में जाएगा। आपके घर से समंदर में कैसे चले जाएगा? यहाँ से समंदर कितनी दूर है? बहुत दूर है, कई किलोमीटर दूर, कई 100 किलोमीटर दूर। रिवर में कहाँ जाएगा? आपके घर के पास में रिवर है क्या? नहीं, कहाँ जाएगा ये? नाले में। नाली में जाएगा। क्या बोलते हैं नाली को इंग्लिश में? गटर। सर ड्रेन। चलो नाली में हिंदी में देता हूँ। नाली में जाएगा। नाली से कहाँ जाएगा? नाला, नाला बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा? आप लोगों को नहीं मालूम है क्या? रिवर में जाएगा। भाई छोटी छोटी नालियां बड़े नाले में मिलती हैं, बड़े बड़े जो नाला होते हैं वो फिर सीधा रिवर में जाता है ना? फिर ये अल्टीमेटली सारे रिवर कहाँ जाते हैं? सी में। फिर पानी, क्लाउड, बरसा, नाली, नाला, रिवर, सी, क्लाउड, बारिश, नाली, नाला। तो ये क्या है? ये साइकिल। सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन है वाटर का, ठीक है। और कहाँ जाएगा? कुछ हाँ कुछ जमीन के नीचे जाएगा, कुछ हम लोग रख लेंगे, वो बात अलग है, ठीक है। तो अल्टीमेटली लिम्फ क्या है भैया? किससे बना है? ब्लड से, ब्लड से तो बना है। तो अल्टीमेटली इस लिम्फेटिक वेसल को कहाँ जाके मिलना चाहिए? ब्लड वेसल्स में। वापस ब्लड ब्लड में। वेसल में मिल, वापस ब्लड में ही मिलना चाहिए। तो पूरे बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम, हेड, नेक, एब्डोमेन, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, सारे ब्लड, सारे लिम्फेटिक सिस्टम, पतली पतली लिम्फेटिक वेसल्स, मोटे मोटे लिम्फेटिक वेसल्स से आके मिलती हैं। और मोटे मोटे लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो हमारे लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में आके जुड़ती है। मतलब हार्ट के ऊपर जो हमारा सुपीरियर वेना कावा होता है, ठीक है। मतलब हार्ट में जो सुपीरियर वेना कावा आता है, एक इंफीरियर वेना कावा आता है, आपको मालूम होगा, इम्प्योर ब्लड लेकर के। तो जो सुपीरियर वेना कावा होता है उसमें एक लेफ्ट सबक्लेवियन वेन ऐसा आके जुड़ता है। मतलब सुपीरियर वेना कावा एक जो वेन है, जो बहुत मोटी वेन होती है, उसमें इंटरमीडिएट साइज की जो वेन्स होती है वहां के मिलती है। तो उस इंटरमीडिएट साइज की जो वेन्स होती है उसमें पूरे बॉडी की जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं मोटी मोटी, वो आके जुड़ जाती हैं। और आके जुड़ेगा और फिर ये जो लिम्फ है ये ब्लड के साथ मिल गया, तो ये अब क्या हो गया? वापस ब्लड बन गया। और वो ब्लड फिर वापस हार्ट में जाएगा, हार्ट उसको पंप करेगा, ऑक्सीजनेशन के लिए भेजेगा, लंग से वापस आएगा, हार्ट फिर से उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, फिर से टिश्यू फ्लूइड बनेगा, फिर से लिम्फ बनेगा, ये आगे जाएगा और बहुत सारी पतली पतली लिम्फेटिक वेसल्स जुड़ेंगी, मोटी लिम्फेटिक वेसल बनेंगी और वो सबक्लेवियन वेन में जाके जुड़ेंगी। वेन फिर सुपीरियर वेना कावा में जुड़ेगा, सुपीरियर वेना कावा से हार्ट, देन वो वापस सर्कुलेशन। तो वही है ना सिस्टम। ओशियन से क्लाउड बना, क्लाउड मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना, नाली में गया पतली पतली लिम्फेटिक वेसल, नाला में गया मोटी लिम्फेटिक वेसल, फिर ये और एक मोटी सी लिम्फेटिक वेसल जो है ये एक्चुअल में रिवर है ना, रिवर से फिर हमारा सी वापस जहां से ये बना था। समझ आ गया बात कि नहीं समझ आ रहा है बात? है ना? तो अगर कोई माइक्रोब या पैथोजन या एंटीजन है जो ब्लड से बाहर निकल गया, जो ब्लड से बाहर निकल गया, तो बाहर निकल जाएगा तो हमारे टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो लेकिन यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं रहेगा हमेशा, तो कुछ माइक्रोब या एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल इस टिश्यू फ्लूइड से लिम्फेटिक वेसल में भी घुसेंगे। तो लिम्फेटिक वेसल में जैसे ही एंटर करेंगे तो बेटा इस लिम्फेटिक वेसल के थ्रू ये पूरे बॉडी में जा सकते हैं। तो हर जगह पर चेक पोस्ट लगा के रखते हैं, ठीक है, ताकि ये लिम्फ नोड जो रहता है यहाँ पर माइक्रोब को ट्रैप किया जाता है, फिर उससे उसको मारा जाता है और ये देखा जाता है कि भैया ये इन्फेक्शन आ कहाँ से, इधर से आ रहा है। देन यहाँ पर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इम्यूनिटी। समझ आ रहा है? तो ये अभी इसलिए भी बता दिया हूँ क्योंकि जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी में ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। तो अब मेरा जो यहाँ पर था कि भैया जो किससे हो रहा है फाइलेरियासिस, क्यूलेक्स मॉस्किटो इसको स्प्रेड कर रहा है, वुचेरिया बेनिक्राफ्टी। तो वुचेरिया बेनिक्राफ्टी अगर इस लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, क्या होगा? अब आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या होगा, बोलो। आता है बेटा ये क्वेश्चंस ना? प्रोटेक्शन बराबर काम नहीं करेगा सर। और क्या होगा बेटा? पैर का मान के चलो, किसी एक पैर का लिम्फेटिक जो वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो गया, लिम्फ नोड ब्लॉक हो गया, तो प्रोटेक्शन तो बाकी बॉडी को भी मिल रहा है। और क्या होगा उस पैर? इसका दो मेन पैर काम, सूज जाएगा। इसका दो मेन काम है, एक तो ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा इंफेक्शन कंट्रोल। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाएगा, इंफेक्शन कंट्रोल बंद हो गया, साथ में ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाएगा तो मैंने क्या बताया था, अगर घर के आसपास का पानी अगर ड्रेनेज नहीं हुआ, उसका ड्रेनेज नहीं हुआ, तो घर के आसपास में पानी भर जाएगा, सीधी सी बात है। टिश्यू के आसपास में क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग चालू हो जाएगा, है ना। तो पैर में सूजन आना चालू, क्यों सूजन होगा? क्योंकि ये ड्रेन नहीं हो रहा है और ये कंटिन्यूस तो बनेगा। समझ आ रहा बात? इसीलिए हाथी पांव हो जाता है। तो हाथी पांव क्यों होता है? क्योंकि ये ब्लॉक होता है, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया, जिसके कारण पैर के टिश्यूज के आसपास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, पूरा टिश्यूज के आसपास क्या हो जाएगा, टिश्यू फ्लूइड भरता जाएगा। समझ आ रहा है क्यों हाथी पांव हो जाता है? पांव हाथी के जैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि पूरा स्वेलिंग आ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर, क्लियर। हाँ, एक मिनट रुको। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बोला करो यार, मेरे को वो भी देखना पड़ता है। हाँ, चलो हटा दूं मैं इसको, ठीक है। समझ आया? फाइलेरियोसिस में सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, हाथी पांव जो होता है वो क्यों होता है, तो ये कभी कभी आता है, ठीक है। सिम्टम लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दूं मैं? यस सर। यस क्यों भाई 11th का सब भूल भाल जाते हो आप लोग? चलो अब ये कैसे जाता है बॉडी में? डायजेनेटिक होता है ये, डायजेनेटिक, ये भी डायजेनेटिक है, ध्यान रखना ये भी डायजेनेटिक है। कैसे? ये है और ह्यूमन, है ना, तो ये भी डायजेनेटिक है। दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, डायजेनेटिक मतलब टू होस्ट की जरूरत पड़ती है ना। तो इसमें एक है हमारा क्या, पिग, और दूसरा ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन क्या करता है, पिग को खाता है ना। ह्यूमन क्या करता है, पिग को खाता है ना। और पिग में जो टीनिया के जो लार्वा होते हैं, वो लार्वा ह्यूमन की बॉडी में जाएगा। ह्यूमन जब अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट करेगा तो उसमें जो लार्वा होता है उसको पिग खा लेगा। पिग जो रहता है वो एक्सक्रीटा को खाता है, ह्यूमन के अनडाइजेस्टेड फूड को खाता है पिग। तो फिर पिग के बॉडी में चला गया, हमारे इंटेस्टाइन से निकला हुआ। फिर पिग को अगर अनकुक्ड पिग को खाया ह्यूमन, तो उसका लार्वा मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। मतलब अच्छे से जो सेमी कुक्ड या अनकुक्ड जो फ्लैश होता है पिग का, जिसको हम लोग पॉर्क बोलते हैं, ठीक है, तो उसको खाया तो ह्यूमन की बॉडी में लार्वा क्या, वो उसके इंटेस्टाइन में पूरा फैल गया, मल्टीप्लाई कर दिया। देन फिर से अनडाइजेस्टेड फूड से वो बाहर निकलेगा, उसके एग, उसके लार्वा,
फिर पिग खाएगा, ऐसा ये सर्कल चलते रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो वही सिम्टम होगा, पेट दर्द होगा, वीकनेस आएगा, ठीक है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, ये सारा चीज होगा, है ना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ब्लीडिंग, ये सारी चीजें होती है। हटा दूं मैं इसको? यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, फाइलेरियासिस से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्या है, क्यों, सिम्टम्स क्या होते हैं, हाथी पांव क्यों होता है। चलो देन उसके बाद अपन क्या देखेंगे इसमें, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। हटा दूं बेटा इसको? यस सर। यस सर। अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीजेस। तो भाई डिसीजेस कितने टाइप के होती हैं? हाँ बोलो। सर 2 एक तो टाइप। बेटा, एक तो कंटेमिनेशन, नहीं नहीं वैसा नहीं बेटा, कंजेनाइटल और इन्फेक्शियस में, इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब किस किस तरीके से हो सकती है, तभी तो हम प्रिवेंट करेंगे। इन्फेक्शियस डिसीजेस कैसे कैसे फैल सकती हैं, बोलो। सर बैक्टीरिया, वायरस, हाँ प्रोटोजोन्स। हाँ, तो ये सब मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है उनका। सर हाँ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, ये आता है एग्जाम में कई बार लिखने के लिए, आपके स्कूल में भी आता है कि भाई हम कोई डिसीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो भाई आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि कोई डिसीज कैसे फैलता है। तो एक तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, है ना, कंटेमिनेटेड, कैसे बचोगे इससे, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से प्रिवेंशन कैसे करोगे? प्रिवेंशन कैसे करोगे भाई? पर्सनल हाइजीन और सोशल और पब्लिक हाइजीन, और बाहर चाट गुपचुप देख के खाना है ना, कहीं भी उठा, कहीं भी ठेले ठाले में नहीं खा लेना है, खासतौर पे बरसात के टाइम पे। और खाते हैं ना भाई, गर्ल्स लोग भयंकर खाते हैं, क्यों? नहीं खाते हैं क्या? कौन कौन खाता है गुपचुप? हाथ उठाओ, अभी कौन कौन खा रहा है? कोई नहीं उठाएगा ना। सर अभी नहीं। खुला। हाँ अभी नहीं, मतलब खाते तो है ना सब लोग, मौका मिलेगा तो सब खाते हैं, बाहर निकलेंगे तो बरसात में खास तौर पे क्या है ना, पानी वानी कौन सा है, कैसा है, हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, ये सबसे बड़ी डिसीजेज होती हैं। ठीक है, तो भाई अब सीधी सी बात है, जो पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन रखो, है ना, और जो भी हम खा पी रहे हैं उसका ध्यान रखना है, घर में साफ सफाई रखना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, हाथ धो के खाना है, फल खा रहे हो तो अच्छे से धो के खाना है ना, गर्म खाना है, ये सारी चीजें हमको ध्यान। पब्लिक और सोशल हाइजीन जो रहता है, आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना है, नाली वादी को साफ सुथरा रखना है ना, टॉयलेट्स को साफ सुथरा रखना है, पानी की टंकियों को साफ करते रहना है, ये सारी चीजें है ना, अंदर अंदर दुनियादारी। देन और किससे हो सकती हैं, और किस टाइप का? अच्छा, इससे कौन कौन सा डिजीज होता है मालूम है कि? फूड एंड वाटर से, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, बोलो। सर टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड, अमीबिक अमीबिया, डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री। है ना, एस्कैरियासिस, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन फॉर एयरबॉर्न डिसीज। अभी एयरबॉर्न डिसीज कौन कौन सा होता है बोलो भाई? बहुत सारे जो वायरल डिसीजेस होते हैं, बहुत सारे जो वायरल डिसीजेस होते हैं। हाँ बताओ, बताओ क्या क्या, बहुत सारे पढ़े हो ना? अरे भाई अभी आप लोग पढ़े हो ना, अभी तो होता है ना, अभी मौसम चल रहा है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। डेंगू, चिकनगुनिया। नहीं बेटा, वो वेक्टर के थ्रू होता है, डेंगू चिकनगुनिया, उसके लिए कोई वेक्टर के, एयरबॉर्न मतलब हवा से फैल रहा है। निमोनिया।
निमोनिया, और अभी जो इन्फ्लुएंजा वायरस चलता है ना बेटा, कॉमन कोल्ड, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ये हवा से भी फैलता है ये, ठीक है, मतलब अगर आप कांटेक्ट में है तो किसी के, है ना, तो उसको प्रिवेंशन कैसे करोगे? वही पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन, ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस विथ इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे किसी को सर्दी होती है तो क्या करते हो? ऐसे एकदम घुस जाते हैं क्या, अरे तेरे को सर्दी है क्या करते? नहीं ना, मेंटेन करते हैं ना दूरी हम लोग, है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ डिस्टेंस विथ इन्फेक्टेड पर्सन, साफ सफाई का ध्यान रखना है ना, मतलब कहीं भी अपन बाहर हैं तो हाथ, ये सबसे भी तो फैलता है ना एयरबॉर्न डिजीज, नाक वाक थोड़ा सा अभी कवर करके रखना है, बाहर घूम रहे हैं तो ध्यान रखना है, वो सारी चीजें। प्रिवेंशन फॉर डिसीज कॉज्ड बाय, किससे भैया? वेक्टर। तो वेक्टर से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? बताओ, वेक्टर से कौन कौन सा टाइप का हो रहा है डिसीज? कौन कौन सा पढ़े हो वेक्टर के थ्रू? बोलो। डेंगू, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया, चिकनगुनिया और फिलेरियासिस सभी पढ़े, है ना? पढ़े हो कि नहीं? फिलेरियासिस अभी तो पढ़े ना, हाथी पांव, ये सब क्या है? ठीक है, पढ़े हो कि नहीं? फिलेरियासिस, एक मिनट। हाँ चलिए, तो प्रिवेंशन कैसे करोगे बेटा? वेक्टर्स, मतलब ऐसे डिसीज जो वेक्टर्स हैं, भाई मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, और दरवाजे खिड़कियों में नेट का इस्तेमाल करोगे, और जहां पर अभी जैसे आता है ना, अभी का नगर निगम का जो गाड़ियों में जो आजकल लाउड स्पीकर में चलते रहता है, क्या चलते रहता है? मच्छरों को दूर रखना है, उसके लार्वा वाली जगह जहां पर से साफ पानी, गंदा पानी नहीं जमने देना है, ठीक है, लार्वा को किल करना है, कोई इंसेक्टिसाइड्स डालना है, या है ना, स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करना है, हम लोग जैसे ऑल आउट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करना है आपको, है ना। मेन उसका जो हैबिटेट होता है डिसीज कॉजिंग वेक्टर का, जो हैबिटेट होता है, उस हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब पानी जमा नहीं होने देना है किसी भी, ना अच्छा ना गंदा, ठीक है। ये सब आप लोग अभी मालूम है, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चल रहा है अभी, क्योंकि अभी डेंगू काफी ज्यादा बढ़ गया है, रायपुर में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं डेंगू, ठीक है, है ना। तो ये सब क्या है, और मक्खियों से भी फैलता है, मक्खियों से भी फैलता है, जैसे हमें भी डिसेंट्री वगैरह जो है ना, आपको मालूम है, पढ़े हैं हम लोग, तो मक्खी मच्छर ये सब को हमको दूर रखना है ना। तो इसके लिए जो भी उपाय होते हैं वो हमको करना है, जैसे जैसे छोटे छोटे जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उसमें लार जो क्या बोलते हैं, मॉस्किटो का जब लार्वा होता है, तो लार्वीवोरस फिश गम्बूसिया का इस्तेमाल करते हैं, मालूम है आप लोगों को? गम्बूसिया पढ़े हो, है ना। लार्वीवोरस होता है ये गम्बूसिया फिश, क्या करता है ये, मॉस्किटो के लार्वा को फीड करता है, तो उससे मॉस्किटो का पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है, ठीक है, कंट्रोल होता है। ये सारी चीजें जो है वो सब प्रिवेंशन में आती है। क्लियर है? ये सब आपको पढ़ना है, रीड करना है, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे टाइप के डिसीजेस फैलते हैं, तो उसका रोकथाम क्या है। क्लियर है ये? समझ आया बात? हटा दूं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलो, देन उसके बाद अब जाते हैं इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी, है ना, कितने टाइप की इम्यूनिटी होते हैं, क्या क्या होते हैं?
यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इम्यूनिटी से, है ना, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है इम्यूनिटी से। ठीक है, अब इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप का होता है। क्या क्या? एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक, अच्छा आप लोगों के स्कूल में कहाँ तक हो गया है, बोलो। आप लोगों के स्कूल में कहाँ तक हो गया है? सर मेरी स्कूल में बायोटेक स्टार्ट किया है अभी। अच्छा बायोटेक, मतलब ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया ना? यस सर। ठीक है, और बाकी लोगों का क्या है, और बाकी लोगों का क्या स्टेटस है, बोलो। सर हमारे में भी बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है। अच्छा, तो मैं भी स्पीड कर दूं क्या? आप लोगों का फर्स्ट टर्म कब है, कुछ पता है? नवंबर दिसंबर। हाँ, सर नवंबर दिसंबर में। नवंबर, चलो सितंबर, अक्टूबर, बहुत दिन बचे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, 2 टाइप की इम्यूनिटी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो रहता है वो इनबॉर्न इम्यूनिटी, मतलब पैदा होने के साथ, इसको हम लोग बाय बर्थ इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, है ना, और बाय बर्थ इम्यूनिटी, ठीक है, बाय बर्थ इम्यूनिटी मतलब पैदा होने के साथ जो हमको मिलता है हमारी बॉडी को, ठीक है। इसीलिए बाय बर्थ मतलब कंजेनाइटल भी होता है, और इसको कंजेनाइटल बोलते हैं इसीलिए, और ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक डिसीज के लिए पर्टिकुलर नहीं बना है, ये हर टाइप के डिसीज या एजेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है हमारी बॉडी, मतलब पैदा होने के साथ हमारी बॉडी में, ठीक है। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जो हम अपनी लाइफ में आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद, वो इम्यूनिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस के लिए, है ना, वो इम्यूनिटी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस के लिए हमारी बॉडी ने बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को जैसे वैक्सीन, जैसे आप वैक्सीन लगाए लोगों को कोरोना की, ठीक है, तो कोविड के वायरस के लिए जो कोरोना ना हो इसीलिए जो वैक्सीन लगाए हैं, तो ये हमारी बॉडी में बचपन से नहीं है, बाय बर्थ नहीं है। कोरोना के लिए जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी कब डेवलप हुई है, आफ्टर बर्थ, ये हम अपने लाइफ टाइम में अचीव किए हैं, एक्वायर्ड किए हैं। तो कोरोना के लिए जो इम्यूनिटी बॉडी में आया है वो एक्वायर्ड है, ठीक है, वो एक्वायर्ड है, मतलब हमने एक्वायर किया है, उसको अपनाया है ना। जैसे आप लोगों को स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब का मम्स, मिजल्स, ठीक है, रूबेला, है ना, और बहुत सारे जो पोलियो हैं, इसके लिए आप लोगों को वैक्सीन दिया गया है, आप सभी वैक्सीनेटेड हुए सबके लिए, ठीक है, बचपन में। तो ये सारी डिसीजेस के लिए इम्यूनिटी डेवलप की गई है आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो लाइफ में अलग अलग टाइप के डिसीजेस के लिए जो अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी बनती है, वो सारी इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए एडेप्ट की है। जैसे पोलियो वायरस के लिए हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी को एडेप्ट किया है, ठीक है, हमारी बॉडी में एडेप्टेशन हो चुका है किसके अगेंस्ट, पोलियो वायरस के अगेंस्ट, समझ आ रहा बात, है ना। देन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे पोलियो के लिए एक इम्यूनिटी बन गई है, तो अब ऐसा नहीं है कि पोलियो के लिए बन गया है तो वो स्मॉल पॉक्स को भी खत्म कर देगा, नहीं, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए अलग इम्यूनिटी बनेगी, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनता है ना, आफ्टर बर्थ, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ आया, ये बेसिक पहले समझ आया, हेडिंग यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए,
तो ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब हर जो भी इन्फेक्शियस एजेंट आ जाए उससे ये शुरुआती दौर पे, है ना, इनिशियली ये एक्शन के लिए रेडी रहता है, इनिशियली ये लड़ सकता है जितना इसके में क्षमता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि भाई ये बहुत बड़े बड़े जो डिसीजेस होते हैं उससे वो लड़ नहीं पाता, लेकिन इनिशियली प्रोटेक्ट जरूर करता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई अगर मान के चलो किसी के बॉडी में कोरोना वायरस एंटर कर रहा है या करना चाहता है, कोरोना वायरस एंटर कर गया है या करना चाहता है उसके बॉडी में, तो सिर्फ यही इम्यूनिटी काम करेगा ऐसा नहीं। सबसे पहले ये इम्यूनिटी जो हमारे आपके भी बॉडी में मेरे बॉडी में भी, वो बाय बर्थ हमारे साथ रहता है एट द एंड ऑफ लाइफ तक। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी पहले एक्ट करेगा, इससे जब बात नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा एजेंट है, मे बी उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये इम्यूनिटी उसको संभाल नहीं पाई। देन उसके बाद ये इम्यूनिटी काम करती है। तो ध्यान रखना, इनिशियली बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी ही फर्स्ट एक्ट करता है। समझ आया बात? इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि बस पैदा होने के साथ मिला है ना, और वो डिसीजेस से लड़ नहीं सकता है, तो वो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस से इनिशियली यही भिड़ता है। ठीक है, क्लियर है? अब इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या भाई, ये किस टाइप से हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा? तो सबसे पहला जो होता है इसका इम्यूनिटी देने का जो पहला स्टेप होता है, दैट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर ये बहुत बड़ा बैरियर होता है हमारी बॉडी के। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी। तो फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर वो है, जैसे भाई आप जैसे मान के चलो कि किसी के घर में कोई अगर अनवांटेड पर्सन एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले उसको कौन से बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा? बोलो भाई। दीवालों बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल, घर के आसपास जो बाउंड्री वॉल, ठीक है, कांटे वाटे हैं वहां पर, एग्जाम्पल कीले गड़े हैं वहां पर, कांटे हैं, गेट बहुत बड़ा है, लॉक है, वो सबको पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो ये उसी प्रकार का मान के चलो कि ये फिजिकल बैरियर होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये फिजिकल बैरियर हो गया जो बिल्कुल बाहर। तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा फिजिकल बैरियर? स्किन है सबसे इंपॉर्टेंट। स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, दे आर डेड, और डेड सेल में कोई भी माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाते हैं। डेड सेल में कोई भी जो रूखा सूखा सेल्स होता है वहां पर माइक्रोब का ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, समझ आया बात आप लोगों को? तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारा स्किन होता है। इसीलिए कई बार हम लोग स्किन में तेल वेल भी लगाते हैं ना, तेल। तो जो जो तेल भी लगाते हैं उससे भी कई बार फायदा होता है हमको, क्योंकि तेल वगैरह लगाने से जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं वो तेल में पहले चिपक जाते हैं। ये भी तेल क्या होता है बेटा, ये ग्रो नहीं करने देगा किसी भी माइक्रोब्स को। ठीक है, और नहीं भी लगाएंगे तो जो रूखा सूखा स्किन होता है वो जनरली किसी माइक्रोब के ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट नहीं करेगा, और इस स्किन को पेनिट्रेट भी नहीं कर पाते हैं बैक्टीरिया वायरस। तो बैक्टीरिया वायरस अगर आपके हाथ में स्किन में आ भी गया तो भी वो बॉडी के अंदर नहीं घुस पाते। समझ आ रहा बात? तो डिपेंड करता है कि किस टाइप की जगह पर है, स्किन में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन। ठीक है, चलो। देन उसके बाद स्किन हो गया, है ना। फिजिकल बैरियर में आपका क्या हो गया भैया? पहला स्किन हो गया, ये समझ आ गया बात, स्किन क्यों है, स्किन क्यों है। ठीक है, देन उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन। अब बॉडी में एंटर करने के क्या क्या रास्ते हैं? बॉडी में एंटर करने के क्या क्या रास्ते हैं? जितने भी बॉडी की ओपनिंग्स हैं उन सबसे इंफेक्शियस एजेंट बॉडी में एंटर कर सकते हैं। जैसे नॉस्ट्रिल हो गया, ठीक है, हमारा माउथ वाला हिस्सा हो गया, एनस वाला हिस्सा हो गया, यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट हो गया, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो जितने ओपनिंग्स हैं हमारी बॉडी में वहां से इंफेक्शियस एजेंट आसानी से घुस सकते हैं। समझ आ रहा है बात? लंग्स में चला गया, या इंटेस्टाइन में चला गया, एनस के थ्रू इंटेस्टाइन में चला गया, वेजाइना के थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच गया, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिनरी सिस्टम में चला गया। तो ये सारे सिस्टम्स में क्या किया जाता है बेटा? म्यूकस की लाइनिंग की जाती है। क्यों? ताकि म्यूकस क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है और ट्रैप कर देता है माइक्रोब को। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा जैसे नॉस्ट्रिल है, तो बेटा आपको मालूम है कि नॉस्ट्रिल में बहुत सारे क्या होते हैं हमारे, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो सर्दी हो जाता है कई बार, कुछ अगर अनवांटेड है माइक्रोब है, ठीक है, गला खराश होता है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। हमारा ट्रैकिया होता है, तो जो ट्रैकिया होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। इसोफेगस जो होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो जितने ओपनिंग्स हैं वहां म्यूकस मेम्ब्रेन या कुछ ऐसा कंडीशंस डेवलप किया जाता है बॉडी के द्वारा
कि माइक्रोब का ग्रोथ ना हो या माइक्रोब की एंट्री ज्यादा अंदर तक ना हो। समझ आ रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ठीक है, जैसे आप लोग कई बार खांसते हो, ठीक है ऐसा, तो या तो वो डस्ट पार्टिकल होता है या कोई माइक्रोब्स की एंट्री होने वाली होती है, तो ऐसा म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। चलो, तो ये हो गया बेटा हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के बाद क्या आता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है? अब बाउंड्री वॉल से अंदर आ गया, बाउंड्री वॉल से अंदर आ गया चोर, तो उसको डॉगी मिलेगा, ठीक है, डॉगी मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? कोई गार्ड मिलेगा जो ऐसा गार्ड कर रहा है, ठीक है भाई। कुल मिलाकर के कोई एक चोर घर के अंदर कमरे तक घुस के नुकसान पहुंचाएगा, उससे हमको प्रोटेक्ट करना है घर को, तो हम वही सारी चीजें रख रहे हैं, है ना, हम वही सारी चीजें रख रहे हैं। तो दीवार फांद के आ गया, देन उसके बाद अंदर उसको डॉगी वॉगी मिलेगा। तो वैसे ही क्या होता है, अगर बॉडी के अंदर मतलब ये ओपनिंग से अंदर वो घुस भी गया, फिर भी वो ब्लड में नहीं पहुंचा है, अभी ध्यान रखना, अभी भी ब्लड में नहीं पहुंचा है, तो इन्फेक्शन सबसे ज्यादा तेजी से तभी फैलेगा जब वो ब्लड में एंटर करेगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में घुस सकता है वो, ठीक है, हर एक ऑर्गन तक जा सकता है, कोने कोने तक जा सकता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करवा सकता है। तो अगर वो ओपनिंग्स में घुस भी गया, है ना, वेजाइनल कैनाल में घुस गया, एनल ओपनिंग में घुस गया, माउथ में घुस गया, इसोफेगस में चला गया, और हमारा जो ट्रैकिया में चला गया, ये सारे ओपनिंग्स हैं, ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर चला गया, तो अब क्या होगा बेटा? माउथ में आ गया, इसोफेगस में आ गया, स्टमक में चला गया, अब क्या? चलो ठीक है, पहले तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में रोका फिजिकल बैरियर के थ्रू, ठीक है, म्यूकस विकस, अब ये म्यूकस नहीं काम किया या फिर वो एंट्री से घुस गया, दीवार फांद के घुस गया, अब क्या होगा? जो भी ओपनिंग्स होते हैं उसके अंदर घुसने के बाद जो कंडीशंस होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, सारे ओपनिंग का जो एनवायरनमेंट होता है वो एकदम न्यूट्रल या नॉर्मल नहीं। जैसे आप लोग अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी बता दे रहा हूं मैं कि मतलब वेजाइना का जो पीएच होता है वो क्या होता है कि स्पर्म किल हो जाता है कई बार। हाँ, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या देखते हैं बेटा? जो भी हमारा ओपनिंग्स है उसका पीएच, है ना, तो हम लोगों ने देखा है कि जो वेजाइना कैनाल में स्पर्म की एंट्री जब होती है तो सेमेन का पीएच क्या होता है? एसिडिक या अल्कलाइन? सेमेन में जो फ्लूइड होता है उसका पीएच कितना होता है? जैसे हम बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। क्या होता है? अरे भाई, ये एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है या न्यूट्रल होता है? सेमेन का पीएच क्या होता है? आवाज आ रही है ना सबको? सेमेन का पीएच क्या होता है बेटा? सेमिनल फ्लूइड का पीएच क्या होता है? अरे नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, बोलो भाई। नहीं पता। नहीं पता है, अल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है, ये आता है एग्जाम में, कई बार आया है, मैंने आपको बताया, कई बार बोला है कि बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनका पीएच ध्यान रखो, ब्लड का पीएच, सलाइवा का पीएच, ठीक है, सेमेन का पीएच, ये सब पीएच आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पीएच के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पीएच ऐसा लिख के रखो कहीं पर। तो सेमेन का जो पीएच, सेमिनल फ्लूइड का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, क्योंकि वेजाइनल कैनाल का पीएच एसिडिक होता है, इसीलिए वहां माइक्रोब का ग्रोथ को रोका जाता है। समझ आ रहा है बात? तो ये हो गया, देन उसके बाद हमारा जो सलाइवा है उसका पीएच कितना होता है? सलाइवा का पीएच कितना होता है? बोलो भाई, आयुषी, खुशी।
न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं होता है बेटा, सर एसिडिक होता है। एसिडिक, स्लाइटली सर एसिडिक। अल्कलाइन। अल्कलाइन होता है, कितना होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है बेटा, ठीक है। पीएच ऑफ बॉडी, सलाइवा हो गया, ठीक है, क्लियर है। पीएच ऑफ द बॉडी और गैस्ट्रिक एसिड हो गया, है ना, ये सब एसिडिक पीएच होते हैं, एसिडिक होता है, ठीक है। तो पीएच ऑफ द बॉडी, तो बेटा अगर बॉडी के अंदर घुस भी गया ये, तो पीएच जो रहता है बॉडी का वो ऐसा नॉर्मल नहीं होता है जिसके कारण माइक्रोब का ग्रोथ नहीं हो पाता है। सलाइवा का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। गैस्ट्रिक एसिड अगर पेट में चला गया तो गैस्ट्रिक एसिड का पीएच काफी हाईली एसिडिक होता है, तो वहां माइक्रोब किल हो जाएगा, ठीक है। वजाइना का पीएच जो रहता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, वजाइना का पीएच एसिडिक होता है। यूरेथ्रा का पीएच जो रहता है, यूरेथ्रल फ्लूइड में जो कंडीशंस होता है पीएच का, वो एसिडिक होता है। समझ आ रहा है बात कि नहीं, है ना। चलो, तो ये हो गया पीएच ऑफ द बॉडी। तो इससे भी क्या होगा भैया, रुकेगा माइक्रोब। एंड सिक्रेशंस ऑफ द बॉडी, सिक्रेशंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे कि हमारे जो टीयर हो गए, आंसू हो गए, है ना, कई बार आंखों में भी माइक्रोब आते हैं, ये भी बेटा बाहर की तरफ एक्सपोज है तो आंखों में माइक्रोब घुस ही रहे। तो जो टीयर जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो ये कुछ एंजाइम जो होते हैं, है ना। और जैसे मिल्क जो कोलेस्ट्रम होता है वो भी एक सिक्रेशन है, मिल्क इज ऑल्सो अ सिक्रेशन। तो जो मिल्क होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, कौन बताएगा, बोलो। हर कीर्तन बताइए, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है बेटा? कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है? हाँ बताओ भाई पलक। आईजीए। आईजीए, तो ये एंटीबॉडी, ये सब क्या सिक्रेशंस में भी एंटीबॉडीज होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है जिससे कि माइक्रोब किल होता है या फिर किल करने की कैपेबिलिटी होती है। तो सिक्रेशंस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो गया, ठीक है। तीसरा जो रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीवर। फीवर होता है, बुखार। बुखार क्यों आता है? बुखार आने से क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, और आपको मालूम है हाई टेम्परेचर जो होता है वो माइक्रोब के सर्वाइवल के लिए सुटेबल नहीं होता है, माइक्रोब के ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो जैसे खास तौर पे जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होगा या कोई भी माइक्रोब का ग्रोथ है वो सुटेबल टेम्परेचर में अच्छे से होता है। तो बॉडी क्या करती है, अब घुसी गया ना बॉडी के अंदर, अगर बिल्कुल अंदर चले गई अब चलो, तो अब क्या करेगी वो बॉडी, फीवर भी कॉज करेगी। तो फीवर जब तभी आता है जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है बॉडी में, ठीक है। फीवर तभी आएगा जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है बॉडी में खासकर, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगा, एकदम टेम्परेचर बढ़ा देगा ताकि माइक्रोब्स का ग्रोथ को रोका जा सके, क्योंकि ग्रोथ जितना ज्यादा होगा बॉडी को डिस्ट्रॉय उतना किया जाएगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को कि नहीं समझ आ रहा? क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ। देन उसके बाद अब बेटा फिजिकल बैरियर, दीवार तोड़ के अंदर घुस गया, ठीक है, दीवार तोड़ के अंदर घुस गया। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये सब डॉगी वॉगी को भी मार पीट दिया उसके बाद और अंदर घुसेगा, ये बिल्कुल अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये दरवाजे तक पहुंच गया। अब क्या करेंगे, अब इस दरवाजे के पास में कुछ गार्ड रहेगा, अब उस गार्ड से लड़ाई करते हैं। अभी तक वो घर के अंदर नहीं घुसा है, अब गार्ड से इमेजिन करो, है ना, बाहर बैरियर, देन उसके बाद वो डॉगी वॉगी जो भी है, ठीक है, कुत्ता बिल्ली जो भी रखे हैं अपन, उसके बाद जो घर के जस्ट दरवाजे में कोई गार्ड है ना, अब उससे लड़ना है या उससे भिड़ना है। तो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन उसके बाद सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। तो अब क्या होगा, अब ये बॉडी के अंदर बिल्कुल चला ही गया भैया, पीएचईएस से भी लड़ लिया, चला गया बॉडी के अंदर, घुस गया बॉडी के अंदर। तो अब जो नॉन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि हम अभी भी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में ही है अभी हम लोग, मतलब माइक्रोब अभी भी बॉडी में घुसा है, अभी भी इन्नेट इम्यूनिटी ही लड़ रहा है। अभी तो बेटा
अभी तो योद्धा लोग अभी आए भी नहीं है, अभी तो पूरी योद्धा की सेना जो है अभी बची हुई है, वो तो सामने ही नहीं आए हैं। अभी तो बस बाहर जो ऐसी छोट जो चीजें हैं ना उसी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर बैरियर क्या होते हैं? ये कुछ नॉन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, दैट इज हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है, तो कौन सा डब्ल्यूबीसीज होते हैं? तो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं और कुछ नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। तो फैगोसाइटिक है, नॉन फैगोसाइटिक सेल, है ना। तो फैगोसाइटिक सेल, चलो बताओ भाई, 11th में पढ़े हो, कौन सा होता है फैगोसाइटिक सेल? बोलो, कुछ याद नहीं है? बोलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, मोनोसाइट और मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट और मोनोसाइट क्या है बेटा? कोई तो बड़े सेल्स होते हैं ना मोनोसाइट। मैक्रोफेजेस। हाँ बेटा, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है बेटा? मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? फैगोसाइटिक सेल जो बड़ा सेल होता है उसी को मैक्रोफेज बोलते हैं, मतलब ऐसा बड़ा सेल जो किसी को मार के खा जाता है, ऐसा सेल जो किसी को मार के खा जाता है उसको फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और वो सेल अगर काफी बड़ा साइज का होगा तो वो मैक्रोफेज कहलाता है। फेज मतलब जो खा जाता है, और मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, तो नेम ऑफ दैट सेल, तो फैगोसाइटिक सेल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? क्यों भाई, खुशी 11th का कुछ याद नहीं बेटा? कैसे उठाओगे सिलेक्शन? फ्रेशर सिलेक्शन के लिए आपको अभी जब टेंशन नहीं है, 12th का बोर्ड एग्जाम का नहीं है, फर्स्ट टाइम भी काफी दिन बचा है आप लोगों का, तो आप लोग 11th का थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया करो, तभी तो फ्रेशर सिलेक्शन होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है फ्रेशर। सिर्फ 12th का पढ़ लिए, आज स्कूल का था स्कूल का पढ़ लिए, होमवर्क कर लिए, आज 12th का टॉपिक ह्यूमन डिसीजेस पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, हो गया, क्वेश्चन बना लिए, हो गया। हाँ, तो ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप उसको, समय को वेस्ट मत करो, वो समय को यूटिलाइज करो, 11th का टॉपिक रिवाइज किया करो, है ना। तो ऐसा दिन में, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन भी अगर 2-2 घंटा निकालोगे तो भी काफी कुछ 11th का रिवाइज हो जाएगा। खासतौर पे केमिस्ट्री और बायो तो कर ही सकते हो। तो पीएमएनएल क्या होता है? पॉलीमॉर्फो, क्या होगा? पॉली, बोलो क्या होता है फुल फॉर्म? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट कि ल्यूकोसाइट? ल्यूकोसाइट होता है शायद। ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, लिख लो। तो दो टाइप के क्या है बेटा? फैगोसाइटिक सेल हैं सेलुलर बैरियर में, क्या 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 क्या? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट दैट इज न्यूट्रोफिल, एंड मोनोसाइट। ठीक है, और नॉन फैगोसाइटिक सेल में एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल जो रहता है वो मैक्रोफेजेस होते हैं। अब देखो, मैक्रोफेजेस का मतलब होता है फैगोसाइटिक सेल जो कि बड़े साइज के होते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैक्रोफेज होते हैं। तो ब्लड मैक्रोफेज क्या है भैया? ब्लड मैक्रोफेज क्या है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब ब्लड के मैक्रोफेजेस। ठीक है, ब्लड के मैक्रोफेजेस है। ठीक है, और टिश्यू मैक्रोफेजेस भी होते हैं, टिश्यू के भी मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, टिश्यू में भी मैक्रोफेजेस होते हैं, है ना। जैसे डस्ट सेल, कफर सेल्स, कफर सेल पढ़े हो? कफर सेल, बोलो कहाँ पढ़े हो कफर सेल? कफर सेल
कहाँ पढ़े हो? कफर सेल। कहाँ पढ़े हो? लिवर में सर होता है, लिवर। लिवर में होता है, ठीक है। ये क्या है? मैक्रोफेज है ये मैक्रोफेज है, ठीक है। ये मैक्रोफेज है। तो ये एक प्रकार का मैक्रोफेज बताया हूं जो अदर देन ब्लड मैक्रोफेज कहलाता है। मतलब ब्लड के अलावा भी मैक्रोफेजेस होते हैं, है, इसको टिश्यू मैक्रोफेजेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये लीवर के टिश्यूज के आसपास रहेंगे, उसको प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सेलुलर बैरियर समझ आ रहा है। फेगोसाइटिक सेल, नॉन फेगोसाइटिक सेल। नॉन फेगोसाइटिक सेल क्या मतलब हुआ? फेगोसाइटिक सेल का मतलब क्या हुआ? फेगोसाइटिक सेल का मतलब होता है जो माइक्रोब को खा जाएगा और मार देगा, पूरा खा जाएगा, एनगल्फ कर लेगा। तो ये एनगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे, मार देंगे। नॉन फेगोसाइटिक सेल उनको मारेंगे लेकिन उनको खाएंगे नहीं। नॉन फेगोसाइटिक सेल उनको मार जरूर सकते हैं लेकिन उनको एनगल्फ नहीं करेंगे, इससे नॉन फेगोसाइटिक। समझ आ रहा है बात? क्लियर है? यस सर। देन उसके बाद आता है साइटोकाइन बैरियर। चौथा, थोड़ा सा जगह कम है, दिख रहा है आप लोगों को? साइटोकाइन बैरियर। अब ये साइटोकाइन क्या होता है भैया? साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? क्यों भाई, किस किस के स्कूल में हो गया बताओ? जिसके इसके स्कूल में हो गया। देखो इंटरफेरोन्स रहता है इसमें। क्या होता है, देखो क्या होता है बेटा, जैसे साइटोकाइन बैरियर तब काम करता है, ध्यान रखना, साइटोकाइन बैरियर तब काम करता है, मतलब ये भी एक बैरियर है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे ये फिजिकल फिजियोलॉजिकल रहता है। तो साइटोकाइन बैरियर जो रहता है वो वायरस से बचाने के लिए होता है ना, वायरस से बचाने के लिए होता है। जैसे कोई वायरस बॉडी में एंटर कर गया तो होता है क्या है, जैसे ह्यूमंस में एक छोटा सा बता रहा हूँ कि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, जैसे हम लोग वाइवा में जाते थे, ठीक है। तो आप लोग भी जब कॉलेज में जाओगे तो वाइवा होता है। वाइवा मालूम है ना आप लोगों में भी होता है, शायद स्कूल में होता है कि नहीं होता वाइवा? ओरल एग्जाम बोलते हैं जिसको, होता है क्या किसी के स्कूल में? हमारे स्कूल में तो नहीं होता। यस सर। होता है क्या? सीबीएसई में होता होगा, अपने स्कूल में तो नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे को ध्यान नहीं है, मे भी होता होगा, ठीक है, मैं बस ब्लेम कर रहा हूँ। तो वाइवा होता है, हाँ होता है शायद, वाइवा भी होता है। तो वाइवा में क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं तो एक स्टूडेंट का वाइवा लिया जाता है एक रूम में, है ना। तो जैसे क्वेश्चन पूछते थे तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, भाई जैसे वाइवा देख के आया तो हम पूछते हैं कि क्या पूछे थे, अब मेरा आर से नाम आता है तो मेरा वाइवा बहुत बाद में होता है, तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पता चल जाते थे। क्यों बताते हैं सब? कई ऐसे बदमाश लोग होते थे जो लोग वाइवा में जो पूछते थे वो नहीं बताते थे, वो लोग बोलते थे हमसे ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया। मतलब वो लोग ये सोचते थे साला मैं तो गया वाइवा में, बाकी लोगों को भी जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा नुकसान तो हुआ है, बाकी लोगों का भी होता है ना कई बार ऐसा, ठीक है। तो अब फायदा मेरा नहीं हुआ तो दूसरे का भी ना हो, अगर मेरा नुकसान हुआ है तो दूसरे का भी नुकसान हो। तो ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं दुनिया में जो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसा है कि भाई मेरे से ये पूछा, देख तू ये पढ़ ले, और ये पूछते हैं, और मेरे से ये पूछे, और दो लोगों से और ये पूछे, वो लोग बड़ी ईमानदारी से बता दिया और उन लोगों की हेल्प कर दे कि ये तू देख ले, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेकिन सेल के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता। सेल जो होते हैं, जो आसपास के सेल्स होते हैं, वो लोग बिल्कुल भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी एक सेल में वायरस इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, जैसे कोई एक सेल है ना, जैसे कोई ये एक सेल है, यहाँ पर दूसरा सेल है, यहाँ पर तीसरा सेल है ना। तो जब भी किसी एक सेल में वायरस का अटैक होगा, ये वायरस ने अटैक किया इस सेल के ऊपर, दिख रहा है आप लोगों को? वायरस अटैक किया, है ना, इस सेल के ऊपर, ठीक है, दिख रहा है ना। तो अब क्या होगा कि अब ये सेल में तो वायरस चला गया, अब इस सेल में तो वायरस चला गया, है ना, मैं वी लिख रहा हूँ ऐसा, वी, वायरस चला गया। अब क्या होगा बेटा, ये सेल जिंदा बचेगा क्या? वायरस अगर सेल के अंदर चला गया तो जिंदा बचेगा? ये नहीं बचेगा, नो सर। है ना।
तो क्या होगा भैया, वायरस पूरे सेल को कंट्रोल कर लेगा और सेल को बर्स्ट कर देगा। तो होगा क्या कि जैसे ही ये सेल मरने वाला होगा, मतलब ये सेल तो गया ना, ये सेल तो अपने आप को नहीं बचा सकता, तो अब क्या करेगा, ये सेल एक केमिकल रिलीज करेगा। ठीक है, वो सेल एक केमिकल रिलीज करेगा। ठीक है, और एक प्रोटीन बनता है इंटरफेरॉन, एक प्रोटीन बनेगा इंटरफेरॉन। ठीक है, ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, सिग्नल देगा इन बाकी सेल्स को। ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, केमिकल सिग्नल से इंटरफेरॉन बना, ये इंटरफेरॉन जो रहता है ये बाकी सेल को क्या करेगा बेटा, सिग्नल देगा, है ना, कि भैया वायरस का अटैक हुआ है, देखो तुम अपने मशीनरी सिस्टम को बंद कर दो या अपने सेल को बचा लो। तो मेनली वायरस किसी भी सेल में अटैक करके उस सेल को डिस्ट्रॉय कैसे करता है, वायरस जो है वो किसी भी सेल का मशीनरी सिस्टम पे कब्जा कर लेता है, अपना जेनेटिक मटेरियल को सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है, मिला लेता है, और फिर उस सेल पे अपना कब्जा करके उस सेल को खुद ही चलाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है उसका, है ना, सेल के जेनेटिक मटेरियल को। तो अगर सेल का जेनेटिक मटेरियल का जो मशीनरी सिस्टम है अगर वो बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, सेल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, और सेल को जब वायरस डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा तो उसका जो अस्तित्व है वो भी खत्म, मतलब वायरस घुस तो गया लेकिन वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो बाकी जो उसके भाई बंधु है वो बच जाएंगे। समझ आया बात? ठीक है, तो ये वायरस इसमें घुस तो गया लेकिन इसने एक सिग्नल प्रोड्यूस किया इंटरफेरॉन के रूप में, और ये इंटरफेरॉन इनको सिग्नल देता है कि भैया वायरस का अटैक हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने सेल मशीनरी सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि वायरस इन पे अटैक नहीं कर पाएगा और इन सेल में के अंदर ये अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, वायरस का ग्रोथ नहीं होगा, जिससे कि बॉडी में वायरस की क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं, तो बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। समझ आ रहा बात? तो एक भी ऐसा होता है तो ये लोग सिग्नल रिलीज करते हैं और बाकी सेल्स को सूचना देते हैं कि भैया बचाओ, अपने आप को बचाओ आप। ठीक है, और बॉडी को बचाना है, अल्टीमेटली बॉडी को बचाना है। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया हमारा इन्नेट इम्यूनिटी के 4। ये एग्जाम में आता है, आप लोगों के स्कूल के एग्जाम में बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है ये आएगा, आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। फिजिकल बैरियर ये कैसे कैसे करता है, ये कैसे कैसे करेगा, ये स्पेसिफिक, ये फैगोसाइटिक नॉन फैगोसाइटिक क्या होता है, और साइटोकाइन बैरियर कैसे काम करता है। बाकी जो थ्योरी है वो आप पढ़ के जैसा टापना है बोर्ड एग्जाम में वैसा आप लोग टापते हैं। ठीक है, समझ आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो बेटा आप खुद ही, तो इतना हो गया लेकिन अभी मेन योद्धा का फिल्म में अभी रूप बाकी है, मतलब मेन तो अभी स्टार्टिंग है, पूरा कारनामा ये लोग करते हैं बॉडी में। ठीक है, शुरुआत में लोग रोक ले जितना रोकना है, ठीक है, इनको जितना रोकना है रोक लिए, उसके बाद ये लोग जब हार मान जाते हैं अब हमसे इससे ज्यादा नहीं होगा, देन उसके बाद आते हैं मेन बाहुबली। अब कौन है दिखाओ बताओ, अब हम लोग आते हैं। तो ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है।